Malvika and I welcome you all to the Crystal All YouTube channel. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि हम इस बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसी में अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। ये डेमोग्राफी वर्ड ग्रीक ओरिजिन से लिया गया है, जो कि दो वर्ड से बना, डेमोस एंड ग्राफिन। डेमोस का मतलब है पीपल एंड ग्राफिन का मतलब है डिस्क्राइब। तो अगर हम दोनों चीज़ों को मिला के देखें तो डेमोग्राफी का मतलब हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। और इसकी एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को पढ़ने का जो हम सिस्टमैटिक वे अपनाते हैं, दैट इज नथिंग बट इज नोन एज डेमोग्राफी। इसमें हम क्या देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, प्रोसेसेस देखते हैं जो एसोसिएटेड है पॉपुलेशन के साथ। मतलब अगर कोई भी चेंज आ रहा है हमारी पॉपुलेशन साइज में, जस्ट इमेजिन कि हमारी पॉपुलेशन में मेल्स बढ़ते जा रहे हैं, फीमेल्स घटते जा रहे हैं, तो ये सारा ट्रेंड हम किस पे पढ़ेंगे? ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी में ही। एंड क्या पैटर्न्स हैं, मतलब डेथ रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, और बर्थ रेट, माइग्रेशन रेट, ये सब चीज़ें अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो डेमोग्राफी होती है कि मेजरली दो टाइप्स की होती है, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी इज नथिंग बट अ क्वांटिटेटिव फील्ड, मतलब इसमें जो चीज़ हमारे लिए मैटर करती है दैट इज नथिंग बट नंबर्स। मतलब क्या? मतलब ये कि डेमोग्राफी में हम क्या देखते हैं, कितने लोग, द पॉइंट इज कितने, नंबर्स मैटर करते हैं ना यहाँ पे। तो जिस फील्ड में नंबर्स मैटर करते हैं वो कौन सा पार्ट है डेमोग्राफी का? वो है हमारा फॉर्मल डेमोग्राफी। बट ऑन द अदर हैंड जो इसका सेकंड टाइप है दैट इज सोशल डेमोग्राफी। मतलब अगर इसके हमने पहले एग्जांपल लिया कि मेल बढ़ रहे हैं और फीमेल्स घट रहे हैं हमारी पॉपुलेशन में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली इसके कॉजेस क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? सोशल डेमोग्राफी के अंदर। एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हम डेमोग्राफी सोशोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? देखा जाए तो डेमोग्राफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोशोलॉजी में। देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि जिस टाइम की बात है उस टाइम में यूरोप में दो चीज़ें रफली सेम टाइम पे चल रही थी। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट फॉर्म हो रहे थे जिससे कि अब वहाँ पे जो रूल कर रहे थे, बेसिकली जो नेशन स्टेट हमारी बन रही थी, वो सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म पे अपना फोकस नहीं रख रही थी, वो पब्लिक हेल्थ जैसे मैटर्स पे, सोशल वेलफेयर वाली चीज़ों पे भी अपना ध्यान दे रही थी। अब यहाँ पे तो ऑफकोर्स अगर हमें पब्लिक हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हमें समझनी है, हमें देखना है सोसाइटी को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नहीं है, अगर हमें सोशल वेलफेयर करना है तो वी शुड नो कि क्या एज स्ट्रक्चर है, क्या एज स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, राइट? और उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि जो स्टैट्स था, जो फैक्चुअल चीज़ें, डाटा रिप्रेजेंटेशन की चीज़ें शुरू हो रही थी। एंड जो चीज़ें हमें सीयूटी के लिए याद रखी है वो मैंने रेड पेन से लिखी है, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे हम सीयूटी के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि हमारा फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कब हुआ था? अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इट वॉज स्टार्टेड इन अमेरिका, और अमेरिकन सेंसस हुआ कब था? 1790 में। तो ये ऐसे क्वेश्चन सीयूटी पूछ सकता है। एंड यूरोप में ये 1800s में हुई थी। अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडिया में सबसे पहला हमारा सेंसस हुआ था 1867 टू 1872। ओके, 1867 टू 1872। और उसके बाद नेक्स्ट सेंसस हुआ 1881 एंड देन इट इज डिसाइड की गई कि हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा। जो मोस्ट रिसेंटली हमारा सेंसस हुआ है दैट वाज 2011 का सेंसस, राइट? अब हम देखते हैं कि जो इंडियन सेंसस है इसको लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सेंसस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसके अभी तो जैसे कि हमारा हम देखते हैं कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। बट बिफोर डैट, ये तो अभी हुआ ना, बट अब से अगर हम पहले देखें, बहुत साल पहले देखें, तो चाइना की पॉपुलेशन हमारे कंसिडरेबली ज़्यादा थी। बट फिर भी इंडिया ही ऐसी लार्जेस्ट सेंसस कंडक्ट कराता था, क्योंकि चाइना में जो सेंसस होते थे वो रेगुलरली नहीं होते थे, जबकि इंडिया रेगुलर इंटरवल्स पे सेंसस कंडक्ट करवाता था। अब हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, अगर किसी स्टेट को अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवानी है तो उसके लिए डेमोग्राफिक डाटा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पब्लिक हेल्थ है,
उसके लिए हमें एज स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस एज स्ट्रक्चर में मतलब किस ओल्ड लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, और उनको किस किस टाइप की हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। इसलिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की नीड आती है एंड अब स्टेट पॉलिसीज भी दो टाइप की होती है, एक तो आगे इकोनॉमिक वेलफेयर की और एक आगे जनरल पब्लिक वेलफेयर की। ये दोनों टाइप की स्टेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लान करने के लिए हमें डेमोग्राफी की नीड पड़ती है। एंड देन द सेकंड पॉइंट इज कि इससे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ सोशल फिनोमिनास हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सोशल फिनोमिनास ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारी मेल पॉपुलेशन बढ़ रही है, फीमेल पॉपुलेशन घट रही है। और हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा मर रही है, मतलब जल्दी मर रही है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ फिनोमिना होगा। सो ये सब चीज़ें हमें डेमोग्राफी की इम्पोर्टेंस बताता है। अगर अब हम आगे देखते हैं तो इमाइल डरखाइम ने स्टडी किया था सुसाइड रेट्स को। उसने बताया कि कैसे कैसे सुसाइड रेट वेरीज करते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, दैट इज इमाइल डरखाइम। और इसने बताया था कि जो रेट ऑफ सुसाइड वो कैसे डिपेंड करता है अलग अलग सोशल कॉजेज पे। और जैसे कि मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, अभी हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का 2.1 वाला पार्ट। सो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सम थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स इन डेमोग्राफी, जैसे कि द माल्थुइजन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की। जो माल्थुइजन ने क्या थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो सबसे पहले इसको किसने प्रपोज किया था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। एंड किस में किया था, ये चीज़ मेंशन है उसके ऐसे में, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, जो उसने पब्लिश किया था 1798 में। सो इसमें उसने क्या चीज़ बोली थी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जल्दी से बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू हम देखें ह्यूमन सब्सिस्टेंस, मतलब जो हमारे फूड क्लोथ्स हैं इससे ज़्यादा तेज़ी से क्या बढ़ती है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन। इसलिए जो हमारी इंसानी लोग हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, वो हमेशा पॉवर्टी में ही रहेंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन राइज है वो जीपी में होता है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एक कॉमन रेशो निकलता है। एंड अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, ये एपी में बढ़ता है, मतलब कॉमन डिफरेंस के कंसेप्ट के बेसिस पे ये चीज़ बढ़ती है। अगर इन शॉर्ट हम लोग ये चीज़ देखें तो मतलब यही मतलब है इसका कि पॉपुलेशन ज़्यादा जल्दी राइज करती है अगर हम देखें एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। अब देखते कि इसको हम उसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग हम ये था कि इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या बोल सकते हैं प्रॉस्पेरिटी अगर हमें लानी है, अगर हमें पॉवर्टी से बाहर निकलना है, तो वो दो ही चीज़ों से हम निकल सकते हैं। सबसे पहले हम प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करें कि हम अब शादी लेट किया करें, या फिर हम सेलिबेसी परफॉर्म करें, या नेचुरल वेज भी हैं, मतलब देखिए नेचर भी अपने तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स ला के, नेचुरल फेमाइन्स, डिजीजेस, ये सब से भी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। अब ये थ्योरी बहुत टाइम के लिए इन्फ्लुएंशियल रही, बट लेटर ऑन इसको क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वी हैव नोटिस कि बहुत बार ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उसके साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। एंड द सेकंड क्रिटिसिज्म वाज कि जो लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि पॉवर्टी सिर्फ एक इकलौता रीज़न नहीं है जिससे कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हिंडर करे। ओके, बेसिकली ये बोलते हैं कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से नहीं आती है, बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से भी आती है। जैसे कि जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, वो पुअर हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या, इनका इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ रही है, मतलब इनका इकोनॉमिक गैप बढ़ रहा है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं पॉवर्टी बढ़ रही है, ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो तभी पॉवर्टी हमारी बढ़े। एंड देन द नेक्स्ट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे 3 फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज़ की बात करें तो ये फर्स्ट फेज़ कहाँ आते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो मतलब वो कंट्रीज जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होती हैं, इसमें हम देखते हैं लो पॉपुलेशन ग्रोथ। लो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या मतलब कि जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है ये दोनों बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जब ये दोनों ही हाई होंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ लो है, मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग बर्थ ले रहे हैं, तो इनका जो गैप है वो बहुत माइनर है, राइट। सो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होती है। एंड देन हम क्या देखते हैं, सेकंड फेज किस लिए होता है, ट्रांजिशनल स्टेज होता है, मतलब वो कंट्रीज के लिए जो कंट्रीज बैकवर्ड से एडवांस की तरफ मूव कर रही है। इसमें अभी हम इंडिया के भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें क्या कि पॉपुलेशन का क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है
डेथ रेट से, मतलब बर्थ रेट जो हमारा है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है डेथ रेट से। जैसे कि बोलते हैं डेथ रेट कैसे कम हुआ, क्योंकि हमने पब्लिक हेल्थ पे वर्क किया, हमने लोगों के न्यूट्रिशन पे वर्क किया, इससे क्या हमारा जो डेथ रेट है वो कम हो गया। जबकि अब नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि जो हमारा बर्थ रेट है ये कम क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन तो राइज होता है ना। अब ये कम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें अगर डेथ रेट डिक्रीज करना है तो हम पब्लिक हेल्थ पे वर्क करके, न्यूट्रिशन पे वर्क करके हम इसे डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। बट अगर हमें बर्थ रेट को डिक्रीज करना तो वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल, एंड दैट इज नॉट ए इजी टास्क, राइट। इस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए लोगों को बहुत टाइम लगता है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस वी कैन से। सो इसलिए यहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत कम है, जब उनका डिफरेंस देखेंगे वो हाई होगा, राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज किन कंट्रीज के लिए होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, राइट। सो यहाँ पे भी क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो बहुत कम होता है, बट देखो इसमें क्या होता है कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही गिर जाता है और इनका डिफरेंस भी स्लो होता है। अब इसमें फर्स्ट फेज और थर्ड फेज में ये है कि पहले वो दोनों बढ़ रहे थे इसलिए डिफरेंस कम था, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बढ़ रहे थे फर्स्ट फेज में इसलिए उनका डिफरेंस कम था। पर अब इसमें देखें तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों घट रहे हैं इसलिए इनका डिफरेंस कम है। नेक्स्ट वी कैन सी कॉमन कंसेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स। अब COD इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक वो पूछ दे देगा बर्थ रेट इज डिफाइंड एज, आगे 4 ऑप्शंस दे सकता है एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ इट। सो ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। सो नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है कि जस्ट इमेजिन कि 1000 लोग हैं, इसमें से इस 1000 लोगों में से कितने हैं जिन्होंने अभी बर्थ लिया है, दैट इज कंसिडर्स बर्थ रेट। जस्ट इमेजिन 1000 लोग हैं, उसमें से 30 नए बच्चे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बर्थ रेट। अब सिमिलरली डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, हर 1000 लोग में से कितने लोग मर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज डेथ रेट। एंड नाउ रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। अगर हम बर्थ रेट को माइनस कर देते हैं अपने डेथ रेट से, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि हम ऊपर 3 फेजेस में देख चुके हैं, उसमें भी हमने क्या देखा है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखा है, वो हाई है, वो लो है। अब इसमें क्या देखते हैं कि ये 0 भी हो सकता है, हमारी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 0 भी हो सकता है। और ये कब होगा, जब हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड होगी, मतलब जितने लोग हमारी सोसाइटी में मर रहे हैं उतने ही बर्थ ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, जो लोग मर रहे हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है जो लोग जन्म ले रहे हैं, राइट। सो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज है, वो रिप्लेसमेंट लेवल रीच कर चुकी है। बट हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, जब हमारा बर्थ रेट तो कम होगा पर हमारा डेथ रेट बढ़ जाएगा, मतलब लोग ज़्यादा मर रहे हैं और जन्म कम ले रहे हैं। जैसे कि चीज़ हमने देखी थी कुछ कंट्रीज में, लाइक जापान, रशिया, इटली और बाकी ईस्टर्न यूरोप में हमने ये चीज़ें देखी थी। द नेक्स्ट थिंग इज फर्टिलिटी रेट। अब बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट में एक मेजर डिफरेंस यह है कि बर्थ रेट में हम वहाँ पे वुमेन की एज कंसीडर नहीं करते, बट इन फर्टिलिटी रेट हम वुमेन की एज कंसीडर करते हैं। मतलब जो नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन, 10,000 लोगों में से कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, और वो वुमेन जिनकी एज है 15 से 49 ईयर्स, ठीक है। जबकि हम बर्थ रेट में ये चीज़ कंसीडर नहीं करते, प्लस वो हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वुमेन की बात करते हैं, राइट। देन है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कि अगर 1000 बच्चे सपोज करो जन्म ले रहे हैं हमारी पॉपुलेशन में, तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल होने से पहले ही मर गए। अब उसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, मे बी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, और जैसे कि बोलते हैं ना फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है कि लड़की है तो नहीं चाहिए, उनको मार दिया जाता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव मेटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब अगर 1000 औरतें बच्चों का जन्म दे रही हैं, उसमें से कितनी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मर गई, ये हमें क्या बताता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। अब इन्फेंट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा हाई है, ये हमें बताता है कि वो कंट्री कितनी बैकवर्ड है और पॉवर्टी से जूझ रही है, कि वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव,
कि एक एवरेज पर्सन कितने साल तक जिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये क्या, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। ओके, और जो हमारा सेक्स रेशियो है ये घट रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें चाइना जैसी कंट्रीज़ की, साउथ कोरिया और इवन इन इंडिया जो सेक्स रेशियो है वो घटता जा रहा है। एंड देन वी हैव एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। जब हमारी सोसाइटी में यंगर पॉपुलेशन कम हो जाती है और ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है, मेडिकेशन मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि ओल्डर पॉपुलेशन बढ़ रही है। बट ऑन द अदर हैंड बर्थ रेट कम है, इसलिए यंगर पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। देन वी हैव, क्या करता है ये, बेसिकली पॉपुलेशन को कंपेयर करता है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन को कंपेयर करता है वर्किंग एज ग्रुप से। और वर्किंग एज ग्रुप कितने एज की होती है, 15 to 64 ईयर्स। इसके पहले वाले जो लोग हैं जो 15 ईयर्स से कम है वो काम नहीं कर सकते, और जो 64 से ऊपर है वो ओल्ड कंसीडर किए जाते हैं, तो वो काम नहीं कर सकते। सो अगर एक कंट्री का डिपेंडेंसी रेशियो कम है, मतलब उसका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग डिपेंडेंट कम है वर्किंग एज ग्रुप पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू।